गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और यूपीएसआई की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। आप सभी को पता होगा कि हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के अंदर मेरे दोस्त 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे बड़ा जो हमारा फिजिकल रीजन होगा, भौतिक क्षेत्र होगा, जिसका नाम है पेनिनसुलर इंडिया, उसको डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालिएगा पेनिनसुलर इंडिया। बच्चों इसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर प्रायद्वीपीय भारत। इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं। मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या होता है पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप जो शब्द है इसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले तो पेनिनसुला शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। तो पेनिनसुला या प्रायद्वीप का मतलब होता है बच्चों तीन ओर जल से घिरा हुआ स्थल। तीन ओर जल से गिरा हुआ स्थल, कोई भी ऐसी जमीन जिसके 3 दिशाओं में आपको जल नजर आए, बच्चों उस जमीन को हम पेनिनसुला बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ऑन 3 साइड। तो बच्चों उसी को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला कहा जाता है। बेटा आप अपने भारत के मैप को देखोगे, मानचित्र को देखोगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पानी ही पानी नजर आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पानी नजर आएगा, इस पानी को हम क्या बोल देते हैं? इस पानी को हम बोल देते हैं अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर बोलते हैं। बच्चों ऐसे ही राइट हैंड साइड में आप देखोगे भारत के, तो यहां पर भी आपको पानी नजर आएगा। और आपसे मैं पूछ लूं कि राइट हैंड साइड में ये जो पानी है बच्चों, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलोगे कि सर इसको हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी से, या बे ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BOB इसे बोल दिया जाता है, बंगाल की खाड़ी। बच्चों अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका हिस्सा है। तो नीचे की तरफ जो आप लोगों को सागर नजर आएगा, इस सागर को हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर बोलते हैं। और पृथ्वी के ऊपर 5 महासागरों में एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, और उसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। बेटा ये जो हिंद महासागर है इसको पहले रत्नाकार महासागर के नाम से भी जाना जाता था। तो यह हिंद सागर का नाम है रत्नाकार महासागर। बेटा जब कोई भी जमीन हम देख रहे हैं और भारत की ये जमीन बच्चों जिसके पूर्व में भी पानी है, पश्चिम में भी पानी है और दक्षिण में भी पानी है, तो 3 दिशाओं में जब पानी आ चुका है तो ये ऊपर वाला भाग मेरे दोस्त जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसकी 3 दिशा में पानी हो और एक दिशा में जमीन हो, उसी को बोला जाता है पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। बच्चों हम बात करें तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है? आपसे कोई पूछ ले कि भाई लार्जेस्ट पेनिनसुला, सबसे बड़ा प्रायद्वीप इस पृथ्वी के ऊपर, या हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है बेटा, उसका नाम है अरेबियन पेनिनसुला यानी कि अरब प्रायद्वीप। उसको हम क्या बोल देंगे? अरेबियन पेनिनसुला बोल देंगे।
उसको हम क्या बोल देंगे, अरब प्रायद्वीप बोल देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे अपने वाले प्रायद्वीप के बारे में। उसका नाम क्या होगा, भारतीय प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का मतलब आपके समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे इंडियन पेनिनसुला की। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना भारतीय प्रायद्वीप है बेटा, इसकी जो आकृति है वो कैसी है। तो देखिएगा इस तरीके का आपको नजर आएगा, और ये जो आपको नजर आ रहा है इसी को तो प्रायद्वीप भारत बोलते हैं हम, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। और बेटा आपकी आंखें साफ साफ देख भी पा रही होंगी कि ये जो आकृति होती है इसी आकृति को हम ट्रायंगुलर बोलते हैं, त्रिभुजाकार। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है। तो आप बोलेंगे कि इसकी जो शेप है यानी आकृति बेटा वो ट्रायंगुलर है, यानी कि हम बोल देंगे त्रिभुजाकार है। हम बात करें तो ये जो भारतीय प्रायद्वीप है बच्चों, इसका जो निर्माण हुआ, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बच्चों गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। ये किसका हिस्सा रहा है, गोंडवाना लैंड का मेरे दोस्त हिस्सा रहा है। और गोंडवाना लैंड किससे अलग हुआ था, पेंजिया से अलग हुआ था। तो गोंडवाना लैंड से ही अलग होकर मेरे दोस्त इस भाग का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये जो हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा इसका जो एरिया है बच्चों, क्षेत्रफल है वो कितना है। तो आप बोल देंगे कि पेनिनसुलर इंडिया का जो एरिया है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और बच्चों इतने एरिया के साथ ये भारत का सबसे बड़ा फिजिकल रीजन है, लार्जेस्ट फिजिकल रीजन। हम बोल देंगे भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र है ये, भारत का सबसे बड़ा भौतिक क्षेत्र। बच्चों हम बात करें तो भारत का एरिया कितना है, 32,87,263। तो बच्चों आधा जो एरिया है वो किसके पास है, पेनिनसुलर इंडिया के पास। तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, भौतिक क्षेत्र हो जाएगा, है ना। हम बात करें तो यहां पर किस तरीके की चट्टानें बच्चों आपको मिलेंगी। तो यहां पर आपको चट्टानें मिलेंगी इग्नियस, और मेटामॉर्फिक। या हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त आगन्य व कायांतरित, या हम बोल सकते हैं रूपांतरित। ठीक है, और ये जो चट्टानें हैं ये धरती के ऊपर सबसे पहले बनी। तो बच्चों ये आपका पेनिनसुलर इंडिया आर्कियन चट्टानों से बना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्कियन चट्टानें कौन सी हैं। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था बेटा, उसी समय आपको ये पता होना चाहिए कि इसका निर्माण होना स्टार्ट हुआ था, और उन चट्टानों को हम आर्कियन चट्टानें बोलते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, एवरेज हाइट, तो आप बोलेंगे 600 से 900 मीटर। तो बेटा 600 से 900 मीटर जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की क्या है, हाइट है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड बहुत प्राचीन भूमि है बच्चों,
और गोंडवाना लैंड से ही ये अलग हुआ है। तो भारत का ये सबसे प्राचीनतम क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम भाग होगा, हम बोल देंगे इंग्लिश के अंदर ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब बच्चों जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया, इस पेनिनसुलर इंडिया को अच्छे तरीके से डिस्कस करने के लिए बच्चों इस पेनिनसुलर इंडिया के अंतर्गत जितने भी ऊंचे स्थान आएंगे उनको हम दो भागों में तोड़ के चलेंगे। एक भाग में मैं सारे के सारे आपको पहाड़ और पहाड़ियां पढ़ाऊंगा, और बच्चों एक भाग के अंदर मैं आपको सारे के सारे पठार पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में तोड़ के चलेंगे। एक भाग में तो हम डिस्कस करेंगे बेटा जो माउंटेन्स होंगे उनके बारे में। आज तो तुम्हें मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश रहती है कि सर जी आप लिख के पढ़ाया करो। बेटा पर्वत के साथ साथ एक साइड प्लेट्यू, तो कुछ बच्चों को यह भी लगता होगा कि यार सर लिख के पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या पता सिलेबस पूरा ना हो। बेटा सिलेबस हर हाल में पूरा होगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना चाहते हैं, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से वो समझना चाहते हैं, और ज्योग्राफी से वो प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार बच्चों दिमाग में छपना स्टार्ट हुआ बुढ़ापे तक तुम भूल नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल संजीव कुमार भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी क्वेश्चन भी करवाया करो बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन भी करवाएंगे आप लोगों को। माउंटेन्स के अंदर हम कौन कौन से माउंटेन्स यहां पर पढ़ेंगे बेटा, याद रखेंगे। माउंटेन्स के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे यहां पर अरावली, एक हम पढ़ेंगे विंध्याचल। जब भी हम राष्ट्रगान गाते हैं बच्चों तो विंध्याचल पर्वत का नाम राष्ट्रगान में भी आता है, बिल्कुल आता है। विंध्याचल के बाद हम बात करेंगे सतपुड़ा की, बेटा सतपुड़ा के बाद हम बात करेंगे नीलगिरी की, नीलगिरी हम बात करेंगे। इसके बाद कुछ पहाड़ियों की, जिसके अंदर गिरनार पहाड़ी आपको पढ़ाऊंगा मैं। गिरनार पहाड़ी के साथ साथ बेटा मैं आपको अजंता की पहाड़ी भी पढ़ाऊंगा, जो महाराष्ट्र के अंदर है, ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है अजंता पहाड़ी, जो जानी जाती हैं गुप्तकालीन चित्रों के लिए। अजंता पहाड़ी के साथ साथ हम यहां पर पढ़ेंगे बच्चों पूर्वी घाट, यानी ईस्टर्न घाट इसको इंग्लिश में बोल देंगे। और ईस्टर्न घाट के साथ साथ एक घाट हमारा कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, यानी कि इसको बोल देंगे बेटा पश्चिमी घाट। क्या बोल देंगे हम इसको, इसको बोल देंगे गुरुजी पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स के अंदर। बच्चों माउंटेन्स और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस होगा बेटा, माउंटेन्स हो या हिल्स हो, पहाड़ी हो या पर्वत हो, उनकी क्या होती है, पीक होती है, चोटी होती है हमेशा। ठीक है, लेकिन जो प्लेट्यू होंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी चोटी नहीं होती है। चोटी मतलब पीक नहीं होती है। क्यों नहीं होती पीक, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ये ऊपर से क्या होते हैं बेटा, फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं ये। और जब ये ऊपर से फ्लैट होते हैं तो इसका मतलब ये पर्वतों इतने ऊंचे भी नहीं होते, जितने पर्वत ऊंचे होते हैं तो इनकी ऊंचाई भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और जब ऊपर से ये फ्लैट होते हैं तो आराम से लोग यहाँ पर अपने घर बना के ऊंचाई पे निवास करते हैं, रहते हैं। प्लेट्यू की जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो क्या होती है, ये सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। तो बच्चों खनिजों का स्रोत होते हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर प्लेट्यू की जो इंपॉर्टेंस होगी वो क्या होगी, ये सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं, खनिजों के क्या होंगे, ये स्रोत होंगे। बेटा यहाँ प्लेट्यू के अंदर बहुत सारे हम प्लेट्यू पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर दक्कन का पठार, मालवा का पठार, बेटा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड से ही मिलता जुलता नाम है
बच्चों हम बात करेंगे यहां पर धारवाड़ का पठार, हम बात करेंगे यहां पर रांची का पठार, हम बात करेंगे यहां छोटा नागपुर का पठार, हम बात करेंगे बेटा यहां पर मेघालय का पठार, जहां पर मैं आप लोगों को गारो खासी जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियां पढ़ाने वाला हूं जो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा के लिए जिम्मेदार है। हम बात करेंगे बेटा यहाँ कोरोमंडल पठार की। कौन से पठार की? कोरोमंडल पठार की। कीजिएगा फटाफट नोट, और नोट करने के बाद डन लिखिएगा। ठीक है ना? यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे जो है ना अपने चेहरों को खिलखिलाते हुए, ठीक है ना, हंसते हुए मेरे दोस्त एक बार कमेंट कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा। सारे के सारे बच्चे, जो भगवान ने इतने सुंदर सुंदर चेहरे आप लोगों को दे रखे हैं ना बेटा, ये मुंह फुलाने के लिए नहीं दे रखे, ये हंसने के लिए दे रखे हैं। ठीक है? और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा रावण ने ही किया था। और आप देखते हो रावण कैसे मेरे दोस्त मुंह फाड़ फाड़ के हंसता था। तो कितनी भी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, यदि तुम मुंह फाड़ के हंसोगे तो बड़े से बड़ी टेंशन का बच्चों एक ही इलाज है, जोर जोर से हंसना। ठीक है? जब तुम हंसते हो तो सीधी सी बात है सामने वाला भी हंसेगा। तो रावण की तरह मेरे दोस्त आप लोगों को काम नहीं करने, हंसना है बस। ठीक है? कहीं तुम भी मेरे दोस्त किसी का हरण कर लो, फिर मेरे दोस्त राम सर जो है ना वो धारा बताएंगे भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत लट पड़ेंगे फिर। ठीक है? हाँ, ऐसे हंसा करो, बिल्कुल खिलखिलाते चेहरे मेरे को दिखने चाहिए। पामीर का पठार बेटा भारत में नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये तो वही बात होगी कि सर ऑस्ट्रेलिया भारत में कहाँ है? बेटा पामीर का पठार यहाँ नहीं है। पामीर का पठार तो मैंने आप लोगों को अपने सिर के ऊपर बताया था। ठीक है? काराकोरम रेंज जहां मैंने पढ़ाई थी वहां ऊपर पामीर की गांठ मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसको मैंने बोला था रूफ ऑफ वर्ल्ड। बच्चों विश्व की छत कहा जाता है उसे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम माउंटेन्स उठाते हैं यहां से, और पहला माउंटेन्स मेरे दोस्त लेते हैं अरावली। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले अरावली। बच्चों अरावली जो नाम है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इस पर्वत का नाम अरावली क्यों पड़ा। बच्चों इस पर्वत का नाम अरावली इसलिए पड़ा क्योंकि इस पर्वत के अंतर्गत जो भी पहाड़ियां चोटियां आती हैं वो लगातार नहीं फैली हुई बल्कि बिखरी हुई फैली हुई हैं। बिखरी हुई फैलने का मतलब है कि बच्चों कुछ क्षेत्र में लगातार फैलती हैं, उसके बाद समतल मैदान आ जाता है, फिर दोबारा से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, फिर समतल मैदान आ जाता है, फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो भी चोटियां हैं, जो भी पहाड़ियां हैं ना बच्चों, वो बिखरी हुई हैं। और बिखरी हुई हैं तो उन बिखरी हुई चोटियों को यदि मैं एक शब्द के अंदर समेटना चाहूं तो बच्चों संस्कृत के उस शब्द को बोलते हैं अरावली। तो आपसे कोई पूछ ले कि अरावली किस भाषा का शब्द है, तो बेटा ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पहाड़ियों का बिखरा हुआ रूप। और इस रेंज के अंतर्गत पहाड़ियां बिखरी हुई हैं, इसलिए हमने संस्कृत का एक शब्द लिया इस क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए, और बिखरे हुए इस रूप को हमने बोल दिया बेटा अरावली। क्या बोल दिया? अरावली। ठीक है ना? अब मान के चलेगा ये अपना भारत है, मान के क्या चलना है ही बच्चों भारत। ठीक है? हम बात करें सबसे पहले जो ये अरावली पर्वत है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। तो भारत का तो अपने आप प्राचीनतम हो जाएगा जब मैं विश्व के प्राचीनतम पर्वतों का जिक्र कर रहा हूं। तो विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक, आज तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बड़े खुश हो रहे होंगे ना, साथ के साथ इंग्लिश में भी बता के चल रहा हूं। तो आप बोलेंगे ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि मेरे बच्चे जो हैं थोड़े से नाराज चल रहे हैं कि इंग्लिश वाले बोलते हैं इंग्लिश में नहीं करवाते, हिंदी वाले बोलते हैं कि सर जी लिख के नहीं करवाते। ठीक है? तो आज सारे बच्चों को खुश करेंगे क्योंकि दिवाली का टाइम है बच्चों, और आपके चेहरे हमेशा खिलखिलाते रहें,
फाइनल सिलेक्शन तक विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। बेटा मैं आपसे पूछूं कि इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, मतलब अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ बेटा, वो कब हुआ? तो सारे के सारे बच्चों को किल्की मार के बताना है कि सर इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, प्री कैम्ब्रियन समय में। ठीक है बच्चों, ये प्री कैम्ब्रियन क्या है? बच्चों ये प्री कैम्ब्रियन जो है ना, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो मेरे दोस्त उसी समय को हम प्री कैम्ब्रियन समय बोलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का निर्माण कौन से समय में हुआ, हमारी पृथ्वी जो है बेटा वो कौन से समय में बनी, तो आप बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन। और जब पृथ्वी बनी है तो वो सबसे पहला समय होगा ना, प्रथम युग और सबसे लंबा युग, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड एंड फर्स्ट टाइम पीरियड, या एरा भी बोल सकते हैं, सबसे लंबा युग। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन। बच्चों हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का पर्वत है, मतलब टाइप क्या है इसका। बच्चों जब हमने हिमालय पढ़ा था तो हिमालय का कौन सा टाइप मैंने बताया था कि हिमालय जो है ना वो एक फोल्ड माउंटेन है। अब हम पढ़ रहे हैं अरावली, तो बेटा अरावली का जो टाइप होगा वो रेजिडुअल माउंटेन होगा ये। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन को हिंदी में बोलेंगे अवशिष्ट पर्वत। क्या बोल देंगे बेटा? अवशिष्ट पर्वत बोल देंगे इसको, रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है सर जी, ये अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? तो इस अवशिष्ट पर्वत को समझाता हूं। मान के चलिएगा कि यहां पर बच्चों पर्वत फैला हुआ है और इसी पर्वत को हम क्या बोलते हैं? इसी पर्वत को हम अरावली बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं सर। बच्चों यदि हम इसे अरावली बोलते हैं तो यहां पर सूर्य देवता बहुत खतरनाक तरीके से चमकते हैं। और बेटा जब भी सूर्य देवता खतरनाक तरीके से चमकते हैं तो सीधी सी बात है, इस पर्वत के ऊपर सूर्य देवता क्या डालेंगे? गर्मी डालेंगे, क्योंकि सूर्य के पास क्या है बच्चों? गर्मी ही है। बाकी सूर्य के पास और कुछ नहीं है, गर्मी है। बच्चों गर्मी के साथ साथ यहां पर पहले बच्चों ये क्या मैंने छाप दिया बेटा? इसको बोलते हैं बादल, क्लाउड। और बादल क्या करेंगे? बादल करेंगे बेटा बारिश। क्या करेंगे? बारिश। तो जहां पर ये अरावली फैला हुआ है, यहां पर पहले गर्मी बहुत खतरनाक पड़ती थी, गर्मी तो आज भी खतरनाक पड़ती है, लेकिन गर्मी के साथ साथ यहां बारिश भी बहुत ज्यादा होती थी बेटा। ठीक है, लेकिन आज बारिश इतनी राजस्थान में हम नहीं सुनते हैं, लेकिन पहले बारिश बड़ी ज्यादा होती थी यहां। तो ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश होने के चलते बच्चों ये जो क्षेत्र है जहां हम अरावली पढ़ रहे हैं, तो इस अरावली पर्वत की जो चट्टानें हैं वो कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर होकर टूटना। अब आप बोलोगे कि सर गर्मी और बारिश से कैसे चट्टानें कमजोर हो सकती हैं? बेटा मान के चलिएगा कि आप बहुत तेज धूप में खड़े हो और मेरे दोस्त तेज धूप में खड़े खड़े अचानक वहां पर बारिश आ जाए, फिर बेटा बारिश रुक जाए तो धूप तो लगातार आपके शरीर पे पड़ेगी, फिर मेरे दोस्त थोड़े से समय बाद फिर बारिश हो जाए, फिर धूप पड़े आपके शरीर के ऊपर, फिर बारिश आए, फिर धूप पड़े, तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा? आपकी दोनों नाक बहना शुरू हो जाएंगी। बच्चों आपके अंदर बुखार, फीवर का अनुभव आपको होना शुरू हो जाएगा, आपके आलस आ जाएगा, हड्डियों के अंदर जकड़न आ जाएगा। बच्चों उसको निमोनिया बोलते हैं, और जब निमोनिया हो जाएगा तो शरीर टूटना शुरू हो जाएगा बुखार में। ऐसे ही बच्चों इन पहाड़ों को निमोनिया हो जाता है बहुत ज्यादा गर्मी और बारिश के चलते, और ये पहाड़ कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे पहाड़ जो कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाए उसको हम अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं बेटा, रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं।
हैं। और आप सभी ये जानते होंगे ना कि बच्चों ये अरावली इतना कमजोर हो चुका है कि इसको तोड़ तोड़ के हम सब ने अपने घरों में बिछा लिया है। आपके घरों के अंदर जो मार्बल है, आपके घरों के अंदर मेरे दोस्त जो रसोई में ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, वो तुम हिमालय से थोड़ी लेके आए हो बेटा, वो कहां से लेके आते हो तुम? अरावली से। तो अरावली से ही तो पूरे भारत के घरों के अंदर मार्बल और ग्रेनाइट लगा हुआ है। और बच्चों वो क्यों लगा हुआ? क्योंकि यहां पर पत्थरों को तोड़ना आसान हो रखा है, लोगों ने तोड़ तोड़ के अरावली को बच्चों खत्म करने के ऊपर उतारू हैं। तो ऐसे पर्वतों को हम क्या बोल देंगे? अवशिष्ट पर्वत बोल देंगे। समझ में आई बात? आ गई गुरुजी समझ में? आगे आ जाओ फिर, फटाफट आ जाओ। अब हम बात करते हैं बेटा इसका विस्तार कहां है, एक्सपेंशन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो विस्तार है बेटा वो लगभग 800 किलोमीटर में है, लगभग 800 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और बेटा ये 800 किलोमीटर में कहां से कहां तक फैला हुआ है? पालनपुर नाम की जगह पड़ती है गुजरात में, वहां से ये शुरू हो जाता है। पालनपुर गुजरात से शुरू होके हम बात करें तो ये आगे आता है राजस्थान में। और बच्चों इसका 80% भाग राजस्थान में ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो आपके कौन से राज्य में है? तो अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान के बाद हम बात करेंगे, आगे चलेंगे तो बच्चों आएगा आपका मध्य प्रदेश। भाई साहब मध्य प्रदेश कहां से आ गया? हाँ, राजस्थान के बाद आ जाओ बेटा तुम हरियाणा। और हरियाणा के बाद इसका जो विस्तार होगा बच्चों वो मंजनू के टिल्ला। मंजनू का टिल्ला तुमने सुना है? नहीं सुना गुरुजी, फिर क्या सुना है तुमने बेटा? मंजनू का टिल्ला दिल्ली के अंदर है। तो मंजनू के टिल्ला तक मेरे दोस्त इसका विस्तार है 800 किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में? 800 किलोमीटर में। ठीक है ना? तो पालनपुर गुजरात से शुरू हो जाता है। तो बच्चों हम मैप के ऊपर देखें तो याद रख लेना ये इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है ना? तो बच्चों यहां पर पालनपुर है, पालनपुर गुजरात। बेटा यहां पर राजस्थान है, राजस्थान के बाद यहां पर हरियाणा है, हरियाणा के बाद यहां पर बच्चों मंजनू का टिल्ला है यानी कि दिल्ली। ठीक है, अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी हम हरियाणा का जिक्र करेंगे तो हरियाणा के अंदर मेरे दोस्त इनको हम क्या बोलते हैं? मेवाती पहाड़ी। तो जो भी अरावली रेंज फैली हुई है हरियाणा के अंदर बच्चों उनको हम बोल देते हैं मेवाती हिल्स। क्या बोल देते हैं उनको? हम मेवाती हिल्स बोल देते हैं। तो याद रखेंगे कौन सी हिल्स? मेवाती हिल्स बोल देते हैं। ठीक है, हम बात करें बच्चों दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर क्या बोल देते हैं? रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी बोल देते हैं। बच्चों आपसे पूछ रहे कि रायसीना पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली रेंज का हिस्सा है। और बच्चों इसी रायसीना पहाड़ी के ऊपर देश का पहला नागरिक अपने परिवार के साथ रहता है। और बच्चों देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जिस भवन में रहेगा उसी को तो राष्ट्रपति भवन बोलेंगे। बच्चों इसको पहले वायसराय भवन के नाम से जाना जाता था क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो वायसराय का ही तो पद है बच्चों। ठीक है, जो अंग्रेज वायसराय का पद बोलते थे उसी को हम राष्ट्रपति बोलते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं राजस्थान की। तो बेटा राजस्थान कहाँ है? ये रहा गुरुजी राजस्थान। तो राजस्थान एक बड़ा क्षेत्र है। तो राजस्थान के अंदर आपने एक जगह सुनी होगी उदयपुर। बेटा उदयपुर जिसको जिलों का नगर बोलते हैं उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के अंदर यहां जो पहाड़ी फैली हुई है उसको बोलते हैं जरगा पहाड़ी। क्या बोलते हैं? जरगा पहाड़ी। और बेटा ये जो जरगा नाम की पहाड़ी है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है साबरमती नदी। बच्चों ये वही नदी है जिसके किनारे
महात्मा गांधी ने अपना आश्रम स्थापित किया था, जिसको हम साबरमती आश्रम बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ओरिजिन पॉइंट ऑफ साबरमती रिवर कौन सी हिल होगी? जरगा हिल। और इन्हीं जरगा पहाड़ियों का हम जिक्र करें तो ये अरावली रेंज का हिस्सा है, लेकिन उदयपुर के अंदर इन्हें हम जरगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरगा बोलते हैं। ठीक है ना। हम बात करें बच्चों राजस्थान का एक और इलाका जिसमें आपने सुना होगा सिक्कर। सिक्कर सुना है तुमने? बिल्कुल सुना है। और सिक्कर के साथ ही बच्चों अलवर भी सुना होगा। बिल्कुल सुना है गुरुजी। तो सिक्कर और अलवर के अंदर बेटा यहां जो पहाड़ी है उसे हम बोलते हैं हरसनाथ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? हरसनाथ पहाड़ी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्कर और अलवर के अंदर अरावली रेंज की जो पहाड़ी हैं उनको हम बोलते हैं हरसनाथ की पहाड़ी। हरसनाथ की पहाड़ी। ठीक है ना। थैंक यू भाई। उमर खान, नेहा मौर्या, नीति यादव, संदीप शर्मा, शालू, संजय कुमार राठौड़, बहुत बढ़िया भाई। एक बार सारे के सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी मेरी को पहचान करवा दीजिएगा, आप उत्तर प्रदेश में कहां कहां से जुड़े हुए हो बच्चों, ताकि उत्तर प्रदेश में मैं कभी आऊं और तुम वर्दी में मिलो तो कम से कम मेरे दोस्त आप पहचान लो। और तुम चालान तो शायद नहीं काटोगे, या काट दोगे? तुम काट देंगे है ना। तुम बोल दोगे कि सर पढ़े थे तो पैसा दे के पढ़े थे। ठीक है, तो सर जी चालान तो कटेगा ही कटेगा, है बेटा। चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो अरावली रेंज आप पढ़ रहे हो तो यहां से कोई नदियां भी बहती हैं क्या? बिल्कुल बहती है बेटा। बेटा ये जो अरावली रेंज हम पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पूर्व में और पश्चिम में कुछ नदियां बहती हैं। यदि मैं बात करूं कि पूर्व में कौन सी नदी है, तो आपको याद रखना है कि पूर्व के अंदर एक तो माही रिवर है बच्चों, माही एंड लूनी। ठीक है। और बात करें बच्चों वेस्ट के अंदर, पश्चिम के अंदर, पश्चिम का मतलब समझते हो तुम, लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ की तरफ। तो पश्चिम के अंदर बेटा बनास रिवर। बनास नदी, बनास नदी जो है ना, ये एक ऐसी नदी है राजस्थान की जो अपना संपूर्ण कालचक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। और बच्चों ये अपना पानी गिरा देती है किसके अंदर? चंबल नदी के अंदर। चंबल की ट्रिब्यूटरी है बनास। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शहीदों की नगरी से हम जुड़े हुए हैं, काबिले तारीफ है मेरे दोस्त। बच्चों ये अरावली रेंज जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा अरावली जो रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? मेरे दोस्त इस अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी गुरु शिखर है। गुरु शिखर। और कोई आपसे पूछ ले कि सर ये गुरु शिखर कहाँ पर है, तो हम बता देंगे ये माउंट आबू क्षेत्र में है। और आपसे बेटा कोई ये पूछ ले कि बताइएगा माउंट आबू क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम बोल देंगे कि सर ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही जिला। और बेटा आपसे कोई पूछ ले कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, तो हम बोल देंगे कि गुरुजी राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है सिरोही, जिसके अंतर्गत आता है माउंट आबू क्षेत्र। और माउंट आबू क्षेत्र के अंदर ही ये जो चोटी है गुरु शिखर ये स्थित है। और इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर है।
बच्चों 1722 मीटर के साथ ये पश्चिम भारत की भी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पहाड़ हम पढ़ेंगे, पश्चिम में जो भी पहाड़ हम पढ़ेंगे, तो उसकी सर्वोच्च चोटी आपकी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। बच्चों वो हो जाएगी गुरु शिखर। बेटा ये जो माउंट आबू क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं ना, तो इस माउंट आबू क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? शिमला ऑफ राजस्थान। शिमला ऑफ राजस्थान। बेटा इसको बोलते हैं राजस्थान का शिमला, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है और ऊंचाई के कारण ही इसकी तुलना शिमला के साथ की गई। और राजस्थान में यदि अपने को कम गर्मी देखनी है तो माउंट आबू क्षेत्र हम जा सकते हैं। माउंट आबू क्षेत्र अपने आप में एक मेरे दोस्त टूरिस्ट एरिया होगा। बच्चों इस माउंट आबू क्षेत्र के अंदर हम एक लेक भी पढ़ते हैं जिसका नाम है नक्की लेक। कौन सी झील पढ़ते हैं बच्चों? नक्की झील पढ़ते हैं गुरुजी। बच्चों ये जो नक्की झील है ना, ये एक वोल्केनिक लेक है। कैसी लेक है बेटा ये? आपसे कोई इसका टाइप पूछ ले तो आप बोलेंगे ये एक वोल्केनिक लेक है, यानी कि ज्वालामुखी से बनी हुई झील है। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करेंगे तो यहां पर आपको दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी देखने को मिलेंगे माउंट आबू में, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो बेटा याद रखेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं माउंट आबू क्षेत्र, इस माउंट आबू क्षेत्र में बच्चों एक दर्रा भी है। गुरुजी माउंट आबू क्षेत्र में कौन सा दर्रा है? बच्चों उसका नाम है गोरान घाट। एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करेंगे जिनको मजा आ रहा है पढ़ते हुए, नई नई बातें सीखते हुए। तो बेटा गोरान घाट नाम का जो पास होगा, क्योंकि जब हम यहां पर पर्वत पढ़ेंगे तो पर्वतों के बीच आने जाने का रास्ता भी मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई, अवधेश कुमार, अवधेश कुमार, शिव मित्रा, एमडी रायबरेली से, दरोगा, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त मेरे दोस्त। तो यहाँ पर एक पास भी है गोरान घाट नाम का पास। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्त अरावली रेंज के अंदर एक और पास आपको पढ़ लेना चाहिए, पीपली घाट। तो एक और दर्रा बच्चों, हमने हिमालय के अंदर बहुत सारे दर्रे पढ़े, तो अब हम पर्वत पढ़ेंगे तो यहां पर भी तो दर्रे पढ़ेंगे बेटा, और इसका नाम होगा पीपली घाट दर्रा। ये भी कहाँ है? अरावली के अंदर है। ठीक है ना? चलेगा भाई, बहुत बढ़िया। आज मेरे को बड़े खुश लग रहे हो तुम लोग। बिल्कुल भाई बिल्कुल, राठी साहब जरूर आएंगे, रायबरेली कभी आएंगे तो आपसे मिलके जाएंगे। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे खाकी वर्दी में मिले हमेशा, और जीवन भर मेरे दोस्त आपस में हम अब एक दूसरे के जो अनुभव हैं वो साझा करते रहें। ठीक है, तो अपना जो जुड़ाव है सिर्फ एक बैच के लिए नहीं है, अपना जुड़ाव हमेशा बुढ़ापे तक है। एक दूसरे का साथ हम दें, एक दूसरे के साथ हम चलें, एक दूसरे की अच्छाइयों को मेरे दोस्त अपनाएं, आपकी अच्छाइयों को मैं अपनाऊं, मेरे अंदर थोड़ी बहुत है उसको आप अपनाओ। तो इस तरीके से बच्चों जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा आता जाएगा अपने को। ठीक है, चलेगा मेरे दोस्त, हम पढ़ रहे हैं अरावली रेंज, और अरावली रेंज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जब ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो राजस्थान के अंदर एक जगह है मकराना। बच्चों मकराना जो है ना, राजस्थान का जो ये मकराना नाम का क्षेत्र है, ये फेमस है किसके लिए? व्हाइट मार्बल के लिए। संगमरमर की अच्छी गुणवत्ता के लिए।
संगमरमर जिसको हम बोल देंगे इंग्लिश में मार्बल। हाई क्वालिटी मार्बल मेरे बच्चों आपको कहां पर नजर आएगा? मार्बल मकराना में। और आप लोगों ने मार्बल की दुकान के ऊपर लिखा भी देखा होगा मकराना वाला मार्बल। तो वो मकराना शब्द क्यों लिखते हैं? क्योंकि मकराना फेमस है किसके लिए? हाई क्वालिटी मार्बल के लिए। बेटा हम बात करें तो ये जो अरावली रेंज है, इसी अरावली रेंज के अंदर आप लोगों को व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर भी, सफेद संगमरमर भी मेरे दोस्त यहां पर बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला, बिल्कुल दूध की तरह चमकता हुआ मार्बल आपको यहां मिलेगा। और बेटा ताजमहल जो आगरा के अंदर आप सुनते हैं शाहजहां ने मुमताज की याद में जो सफेद संगमरमर से मेरे दोस्त बनवाया था, यमुना नदी के प्रदूषण ने उसका रंग जो है मेरे दोस्त वो सफेद से पीला कर दिया है। बच्चों ये जो शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल, जिसको हम दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करते हैं, बेटा ये शाहजहां ने पत्थर कहां से मंगवाए थे जिनसे ताजमहल बना हुआ है? वो अरावली क्षेत्र से मंगवाए थे। कहां से? अरावली क्षेत्र से मंगवाए थे। बच्चों अभी जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है बच्चों, उसके लिए जो पत्थर गए हैं वो भी कहां से गए हैं? अरावली से गए हैं। कहां से गए हैं? अरावली से गए हैं। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जिन पत्थरों से राम मंदिर अयोध्या के अंदर बना हुआ है बच्चों, वो पत्थर भी कहां से गए हैं? अरावली से गए हैं। ठीक है। थैंक यू भाई श्याम, थैंक यू ज्योति, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। एक बार फटाफट बताएगा। यहां तक मेरे दोस्त सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारा अरावली जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और मेरे दोस्त अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी रेंज जिसका नाम होगा विंध्याचल रेंज। ठीक है, हेडिंग डालिएगा फटाफट, विंध्याचल रेंज। और मेरे दोस्त ये एक ऐसी रेंज है जिसका नाम हम राष्ट्रगान में भी सुनते हैं, है ना? नेशनल एंथम जब अपना चलता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जिसकी रचना की गई है बेटा, तो वहां इसका भी नाम आता है। विंध्याचल रेंज। जब हम विंध्याचल रेंज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके का पर्वत है, मतलब टाइप क्या है इसका। क्योंकि जो भी हम पर्वत पढ़ेंगे उसका अपने को टाइप भी पढ़ना है, प्रकार भी पढ़ना है। और बेटा ये जो विंध्याचल पर्वत है ये आपका ब्रितोस्थ पर्वत है। सर जी ये क्या अटपटा नाम आपने बता दिया? बेटा ये हिंदी में अटपटा है, इंग्लिश में बहुत आसान है। ये ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो मैं आपको 2 टाइप के माउंटेन अभी तक पढ़ा चुका। एक फोल्ड माउंटेन, हिमालय किस टाइप का था? फोल्ड माउंटेन था, वलित पर्वत था। हमने अरावली को कैसा पढ़ा है? रेजिडुअल माउंटेन पढ़ा है, अवशिष्ट पर्वत पढ़ा है। विंध्याचल को हम कैसा बोल रहे हैं? ब्लॉक माउंटेन बोल रहे हैं बच्चों। तो ये आपका कौन सा पर्वत होगा बेटा? ब्लॉक पर्वत होगा। कौन सा पर्वत होगा? ये ब्लॉक पर्वत होगा। सर जी ये ब्लॉक पर्वत का क्या लोचा है, क्या होता है ये ब्लॉक पर्वत? बेटा हम बात करें एक तो याद रखना कि ब्लॉक पर्वतों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है। बेटा ऊंचाई ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्वत कैसे बनते हैं तो बच्चों प्लेटों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। जब प्लेटों के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो मेरे दोस्त प्लेटें अपने से ऊपर वाले भाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएंगी। लेकिन जब प्रेशर कम पड़ेगा तो बेटा ये प्रेशर क्या लगाएंगी? कम लगाएंगी। जब प्रेशर कम लगेगा तो ये ऊपर वाला जो स्थल भाग है मेरे दोस्त ये ज्यादा हाइट नहीं पकड़ पाएगा, तो इनकी ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। और ये थोड़ा सा ऊपर उठ के रह जाएगा। जब ये थोड़ा सा ऊपर उठ के रह जाएगा तो इसके दोनों ओर का जो भाग होगा बच्चों ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। तो नीचे की तरफ जब धंस जाएगा तो इसको हम बोल देंगे रिफ्ट वैली। क्या बोल देंगे? रिफ्ट वैली। यानी कि इसको हम बोल देंगे ब्रिंस घाटी। ब्रिंस का मतलब दसना होता है, ठीक है? ब्रिंस का मतलब क्या होता है? दसना होता है। और इंग्लिश के अंदर बेटा इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है? और 2 रिफ्ट वैली के बीच में ऊपर उठा हुआ जो भाग होगा बेटा उसी को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है? इस ब्रिंस का मतलब दसना होता है।
तो ये जो भाई साहब शब्द है हिंदी में, इसका मतलब एक तरीके से दसना है, ठीक है। और जब दो ब्रिंस घाटी उसके बीच का जो भाग ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, उसी को हम बोल देंगे ब्लॉक माउंटेन। क्या बोल देंगे? ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये इसका टाइप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। बेटा हम बात करें तो इसका जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, कहां से लेकर कहां तक है, ये आपको जरूर याद रखना है। विंध्याचल जो मेरे बच्चों रेंज है ना, इसका विस्तार आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो गुजरात से शुरू हो जाता है बेटा। कहां से शुरू हो जाता है गुरुजी? गुजरात से। गुजरात के बाद आप आगे बढ़ोगे बेटा, गुजरात से आप आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में गुरुजी इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश के ठीक बच्चों ऊपर आपको उत्तर प्रदेश भी नजर आएगा। बिल्कुल नजर आएगा गुरुजी, उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश से आगे बच्चों बिहार भी तुम्हें नजर आ जाएगा। बिल्कुल नजर आ जाएगा गुरुजी, बिहार में भी इसका विस्तार है। और बेटा छत्तीसगढ़ भी आपको नजर आ जाएगा मध्य प्रदेश के ठीक आगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे छत्तीसगढ़। तो यहां पर ये फैला हुआ है, इसका जो एक्सपेंशन होगा ये यहां होगा। बेटा हम बात करें तो बिहार के अंदर इसको जो कहा जाता है, या छत्तीसगढ़ के अंदर इसे जो कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है कैमूर रेंज, कैमूर श्रेणी इसे कहा जाता है। इसे क्या बोल देंगे? कैमूर रेंज बोल देंगे। बच्चों हम बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे दोस्त इसे बोल देंगे बारनेर। क्या बोल देंगे? बारनेर श्रेणी बोल देंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त गुजरात के अंदर इसे बोल देंगे जोबट हिल। कौन सी पहाड़ी बोल देंगे इसको बेटा? इसको बोल देंगे कि गुरुजी जोबट हिल। कौन से हिल बोल देंगे? जोबट हिल। तो गुजरात के अंदर जोबट हिल बोल देंगे, बिहार और छत्तीसगढ़ के अंदर इसको कैमूर रेंज बोल देंगे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे दोस्त इसको बारनेर पहाड़ी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बारनेर पहाड़ी। बेटा हम बात करें तो ये जो आपकी बारनेर और कैमूर है, इसके बीच के अंदर यहां एक चोटी है, और बेटा इस चोटी को बोलते हैं सद्भावना। इसको क्या बोलते हैं? सद्भावना शिखर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सद्भावना शिखर जो है, ये मेरे दोस्त हाईएस्ट पीक है किसकी? विंध्याचल की। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई विंध्याचल पर्वत जो एक ब्लॉक माउंटेन है, जिसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में है, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, तो आप क्या बता दोगे? सद्भावना शिखर बता दोगे। क्या बता दोगे? सद्भावना शिखर बता दोगे, ठीक है। बच्चों हम मान के चलें कि ये विंध्याचल है। हम मान के चलें बेटा कि ये विंध्याचल पर्वत है आपका, ये इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे आपको आगे एक रेंज और पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे। तो इस रेंज का नाम है विंध्याचल। कौन सी श्रेणी होगी? ये विंध्याचल श्रेणी होगी। और हम बात करें यदि ये विंध्याचल है तो इसके ठीक नीचे वाली श्रेणी क्या होगी? यहां सतपुड़ा। ये हम पढ़ेंगे सतपुड़ा। बच्चों आपसे कई बार क्वेश्चन नदियों में पूछेगा, और मैं नदियों में भी आपको ये चीज पढ़ाऊंगा कि ये जो विंध्याचल श्रेणी है, इसके ठीक नीचे यहां पर एक नदी बहती है बेटा, और इस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ लेगा
कि बताइएगा नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी रेंज है। तो बेटा ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ होगी, और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होगी, साउथ होगी। तो नर्मदा के साउथ में बच्चों सतपुड़ा रेंज है, और नर्मदा रिवर के नॉर्थ के अंदर कौन सी रेंज है, विंध्याचल। ठीक है ना। और बच्चों हम बात करें इस ठीक सतपुड़ा के नीचे एक और रिवर होगी जिसको हम बोलेंगे तापी। कौन सी रिवर होगी बेटा, ये तापी रिवर होगी। तो सतपुड़ा के साउथ में हम कौन सी रिवर पढ़ेंगे, तापी रिवर पढ़ेंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई। एक बार सारे के सारे बच्चे खुल के बोलेंगे मेरे दोस्त कि सर सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। बताइएगा एक बार। हम बात करें तो ये क्या करेगा, विंध्याचल पर्वत। दो बातें और जबरदस्त वाली मैं आपको यहां पर बता रहा हूं बच्चों। यदि ये विंध्याचल पर्वत यहां बीच में फैला हुआ है गुजरात से, ठीक है, तो ये क्या करता है कि यदि हम इसे विंध्याचल बोल रहे हैं तो बच्चों विंध्याचल के ठीक ऊपर वाला भारत आपका कहलाएगा नॉर्थ इंडिया। क्या कहलाएगा, इसको हम बोल देंगे गुरुजी नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। तो बेटा बीचे नीचे वाला भारत क्या कहलाएगा, साउदर्न इंडिया कहलाएगा, मतलब दक्षिणी भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत को दक्षिणी भारत से अलग बच्चों कौन करता है, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो आपको यहां पर एक पॉइंट याद रख लेना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य ये विभाजक का काम करता है। यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में बच्चों कौन सा पर्वत है आपका, विंध्याचल। तो उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच विभाजक, या इंग्लिश में बोल सकते हैं डिवाइडर इन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये एक डिवाइडर की भूमिका निभाता है, डिवाइडर इन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। बेटा हम बात करें तो यहां पर जो नदियां बहेंगी, यहां पर जो नदियां बहेंगी उन नदियों को हम क्या बोल देंगे, हिमालयन रिवर बोल देंगे, हिमालयन रिवर बोल देंगे, बिल्कुल बोल देंगे गुरुजी। और ठीक यहां नीचे की तरफ है बच्चों जो नदियां बहेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला रिवर बोलेंगे, प्रायद्वीप नदियां बोलेंगे, या पेनिनसुलर रिवर्स बोलेंगे। तो मेरे दोस्त हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है, विंध्याचल पर्वत करता है। एक और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि जो हिमालयन रिवर है और साथ के साथ बेटा कौन सी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, तो हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच बच्चों किसकी भूमिका निभाता है, ये जल विभाजक की भूमिका निभाता है। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो कौन कौन से बच्चों खनिज आपको देखने को मिलेंगे, मिनरल्स कौन कौन से मिलेंगे यहां, कौन से खनिजों का मेरे दोस्त ये स्रोत होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो यहां चूना पत्थर मिलेगा,
चूना पत्थर, जिसको हम क्या बोल देंगे, लाइमस्टोन बोल देंगे बेटा। चूना पत्थर जिसको हम क्या बोल देंगे, लाइमस्टोन बोल देंगे। एक आपको ध्यान रखना है यहां पर रेड स्टोन, यानी कि लाल पत्थर। ठीक है। और बेटा लाल पत्थरों से आपका क्या बना हुआ है, लाल किला। और लाल किला भी किसने बनवाया मेरे दोस्त, लाल किला शाहजहां ने ही तो बनवाया होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिन लाल पत्थरों से बना हुआ है लाल किला, शाहजहां ने वो लाल पत्थर कौन से पर्वत से मंगवाए थे, तो आप लोग बोलेंगे कि वो पत्थर मंगवाए थे कौन से, विंध्याचल पर्वत से। कौन से, विंध्याचल पर्वत से मेरे दोस्त वो मंगवाए गए थे। ठीक है। साथ ही साथ ये भी पॉइंट एक नोट कर लेना कि विंध्याचल जो पर्वत है, यहां पर मेरे दोस्त व्हाइट टाइगर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। व्हाइट टाइगर यानी कि सफेद बाघ। बच्चों भारत के अंदर सफेद बाघों का घर कौन सा पर्वत है, सफेद बाघों का जो निवास स्थान है, हाउस ऑफ व्हाइट टाइगर, बेटा वो होगा विंध्याचल पर्वत। सफेद बाघों का निवास स्थान बच्चों विंध्याचल पर्वत होगा। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताइएगा। और उसके बाद आज की क्लास हम करते हैं बच्चों विंध्याचल के साथ कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज के साथ साथ बच्चों नीलगिरी पर्वत, उसके अलावा गिरनार पहाड़ी, उसके अलावा अजंता की पहाड़ी, ईस्टर्न घाट के जो पर्वत होंगे, वेस्टर्न घाट के जो पर्वत होंगे, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो बहुत मजा आप लोगों को ज्योग्राफी में आने वाला है, बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डे बाय डे बच्चों। हम डीपली चलते जाएंगे, बहुत डीप में जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हमारा मेरे दोस्त हाथों से और नजरों से निकल ना पाए, इस तरीके की हम तैयारी करके बैठेंगे। और जब इस तरीके की तैयारी करके बैठेंगे तो मेरे दोस्त बहुत आसानी से आप लोगों को नौकरी आती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब हम गहराई में उतर के सारी चीजों को लपेटते हुए, समेटते हुए, कंटेंट को बच्चों दिमाग में फिट करते चलेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और अपने को मोटिवेशन भी मिलेगा। और जो मेहनत हम कर रहे हैं वो ईमानदारी की मेहनत का रिजल्ट भी बच्चों सिलेक्शन के रूप में आएगा। ठीक है। तो चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। आप और आपका परिवार खुश रहें। और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त। अब अपनी जो क्लास है वो दिवाली के बाद ही होगी। ठीक है। एक मैराथन क्लास रिवीजन के रूप में इसी कंटेंट की मेरे दोस्त मैं लेके आ रहा हूं RWA यूट्यूब चैनल के ऊपर। कब मेरे दोस्त, परसों यानी कि फ्राइडे को, शुक्रवार को। तो आप सभी वहां पर भी मिले, हौसला बढ़ाएं और हमें मेरे दोस्त मोटिवेशन मिलेगा। चलेगा, थैंक यू दोस्त।